बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने फ़ौज के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से अपनी बात दोहराई है। इसका तज़किरा वो पहले भी कर चुके हैं और उनका मानना है कि PDM जो अपोजिशन में शामिल 11 जमातें हैं वो फ़ौज पर ये दबाव डाल रही हैं कि मेरी हुकूमत को गिरा दिया जाए। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा से ये कहते हैं कि जी हुकूमत को गिरा दो, और फ़ौज को कह रहे हैं कि अगर ये ना गिराएं तो तुम इनको गिरा दो, यानी कि ये फौज में भी बगावत कराना चाहते हैं। ये वजीर आजम का आज डिजिटल मीडिया को दिया गया इंटरव्यू है। और साथ ही साथ दीगर जो मामलात हैं, जैसे कि बहुत अफसोसनाक साना है मच, जिसके पे हमने कल भी बात की थी, उस पर भी वजीर आजम ने यह कहा कि अपोजिशन की जमातों ने इस पर सियासत की है। मैंने पहले ही कहा था कि तदफीन हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। और आज वजीर आजम जो गए, पहले तो उसकी जरा तफसीलात बताते हैं कि मुआहिदा हुआ क्या है हुकूमत और शोहदा कमेटी के दरमियान। उसकी जो डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं कि तहकीकात होगी, वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा जिसमें असम्बली के 2 मेंबरान और DIG रैंक का ऑफिसर और शोहदा के लवाहिकीन के 2 अफराद उसके अंदर शामिल होंगे। इस मुआहिदे के तहत JIT के जिम्मेदार अफसरान को मुलव्वस अगर पाया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फीकस 15 लाख रुपए का इमदादी चेक जो है वो दिया जाएगा इन खानदानों को, शोहदा के लवाहिकीन को। फिर ये कमीशन जो है वो 22 साल में जो इस कम्युनिटी पर, हज़ारा बिरादरी पर जो मजालिम हुए हैं, जो हमले किए गए हैं, उन तमाम की तहकीकात करेगा पिछले 22 सालों के अंदर जो कुछ किया गया है। साथ ही साथ हज़ारा बिरादरी के हवाले से जो उनके लापता अफराद हैं उनकी तहकीकात भी की जाएंगी, और उनके जो पासपोर्ट्स के और ID कार्ड के जो मसाइल हैं उसके लिए भी DG नादरा पासपोर्ट को कह दिया गया है कि वो मामलात भी देखें। और वज़ीर आज़म ने शुक्रिया भी अदा किया शोहदा के लवाहिकीन का कि उन्होंने उनकी बात मानी, तदफीन की और वादे के मुताबिक वो कहते हैं कि मैं यहाँ आ गया। बहरहाल इस पर सियासत अगर हुई तो बहुत अफसोसनाक है, चाहे वो जिस भी जानिब से हो, लेकिन अभी 6 रोज़ गुजर जाने के बाद ये मामला एक तरीके से खुशअस्लूबी से तय हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पर कल तक बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ की जा रही थी। सियासी मामलात की अगर हम बात करें तो उसमें ऑब्वियसली एक PDM का या अपोजिशन की जमातों का एक नैरेटिव रहा जो उन्होंने खुद अपने जलसों के अंदर, अपने इजलासों के अंदर बिल्ड किया, और वो ये था कि हम इलेक्शन का जो है वो बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि उस जानिब कोई बात नहीं हो रही थी। वो कहते थे हुकूमत जो है वो इस्तीफे दे और घर चली जाए। अभी भी 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए, लेकिन नून लीग ने PDM के साथ मिलकर ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी और उम्मीद यही जाहिर की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी PDM में शामिल दीगर जमातों को भी मना लेगी, और अभी एग्जैक्टली वही हुआ है। सेनेट के हवाले से भी यही ख्याल है कि बाकी जमातें भी मान जाएंगी। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो बड़ा अहम मामला जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे कि क्या ओपन बैलेट कराया जा सकता है या नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रोविंसेस से, उनके अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। उसमें पंजाब और KPK ने अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने ओपन बैलेट की हिमायत की है। दीगर सूबों के जवाब क्या आएंगे वो भी देखेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नवाब तैमूर तालपुर मौजूद हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के और MNA भी हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। मलिक अहमद खान साहब, अगर आपकी राय से हम आगाज़ करें, ऑब्वियसली बहुत ही अफसोसनाक साना है मच के हवाले से। अगर मैं पहले बात करूं, वज़ीर आज़म साहब जो उनके अल्फाज थे उन पर बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन आज ख़ुद उनके जो शोहदा के लवाहिकीन हैं या जो वहाँ धरने पे बैठे लोग थे, उन्होंने ये कह दिया कि वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेलर्स का लफ्ज़ जो है वो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं किया था, PDM के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन जो भी हुआ, बहरहाल आपको लगता है कि ये जो कमीशन बना दिया गया है और ये जो मुआहिदा हुआ है, ये भी तारीख में पहली बार हुआ है कि इस कम्युनिटी के साथ कोई रिटन एग्रीमेंट किया गया हो, तो आपको लगता है ये फ्रूटफुल साबित हो पाएगा? देखें सादिया, ये जो एक तनकीद थी वजीर आजम पे, वो इस बात की तनकीद थी कि ये जो 5 दिन
और 6 दिन जो मामला ताखीर का शिकार हुआ, अगर वो पहले दिन इसको हल करते, जो कि हुकूमत का फर्ज होता है हल करना, तो ये उनकी एग्नी में जो इजाफा हुआ, जो मैयतें रख के वो बच्चे, खवातीन, उनके बुजुर्ग, उनके खानदानों के और पूरी कम्युनिटी और सारे लोग जो हैं वो इसे कर्ब की सूरत में रहे, और मुतालबा उनका यही था कि वजीर आजम आए। तो फिर जो प्लेन स्पीकिंग में अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स थी कि मैं मुतालबा तो हजारा कम्युनिटी के लोग कर रहे थे कि वजीर आजम वहाँ पर आए, तो वजीर आजम कह रहे थे मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो इसकी कोई और लिटरल मीनिंग तो नहीं हो सकती। एनीवेज अगर वो किसी की मर्जी हो कि वो उसको कैसे बाद में कह लें, तो उस पर तो मैं कोई राय नहीं दे सकता। बाहर कैफ ये ताखीर से हुआ तो बुरा हुआ। मैंने इसीलिए इस बात पे बात नहीं की क्योंकि जब उनके लवाहिकीन खुद ये कह गए कि ये हमारे लिए नहीं था, पीडीएम के लिए था, फिर उस पर मजीद बात करना की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर पूछना है कि जो मैं बात कर रही हूँ कि इस बिरादरी के साथ, इस कम्युनिटी के साथ बहुत मजालिम हुए हैं, उसमें बुनियादी सवाल ये उठता है कि पीडीएम का मुतालबा तो उनके मुतालबे के बाद था ना कि वजीर आजम वहाँ पर है, तो वो तो पहले खुद यकीन शोधा कि ये कह रहे थे कि वजीर आजम वहाँ पर जाए। तो बाहर कैफ ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट था वजीर आजम का इतनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देना, बहरहाल लीविंग इट असाइड आगे बात करते हैं। देखिए, अगर तो ये जुडिशल कमीशन फॉर्म किया है तो बड़ा अच्छा किया है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। और जुडिशल कमीशन के जो आर्स जो हैं उसमें ये बात हो जिसमें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स बड़ी पुअर है गवर्नमेंट की साइड से। कल एक मीडिया इंटरेक्शन में, जिन्हें मैं काफी ऑनेस्टली बड़ा हाई रेट करता हूँ, अली मोहम्मद खान पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, तो उनकी कल जो जेनोसाइड की डेफिनेशन थी, मुझे उस पर बड़ा एतराज था। अब ये देखना पड़ेगा कि हजारा कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड क्यों है, हजारा कम्युनिटी की जो ये इनकी जो किलिंग्स हैं ये एक तवातर के साथ हैं, क्यों हैं, इसके ऊपर जो फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट करना चाहिए। मेरा तो पहले दिन से ये मुतालबा था कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और ये जो भी 15 लाख का आपने बताया कि इसलिए उन्होंने कोई अनाउंस किया है, मैं इस पे मोतरज हूँ, बड़ा सख्त मोतरज। ये सिविलियंस जो हैं इनका इनके जो शोधा हैं, इनको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इनको एक वो कॉम्पनसेशन तो आप दें जो कि विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट के लोगों को मिलती हैं, उसके तो लॉज मौजूद हैं हर प्रोविंस में। और ये लोग जो हैं कि कानून है, इनको तो लेबर लॉज भी जो हैं वो भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं कि जब किसी कानून के साथ को So this is not enough, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली मेन चीज तो ये है, बिल्कुल, लेकिन मेन चीज तो यह है कि इनके साथ इतने ज्यादा मजालिम आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। अभी 22 सालों की तो तहकीकात ही कमीशन करने जा रहा है, बट असल चीज तो यह है तैमूर तालपुर साहब के इनकी सिक्योरिटी जो है उसका ख्याल रखा जाए। जिस तरीके से इस कम्युनिटी की परसिक्यूशन हमने माजी में देखी है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत इस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं। आज वो जब लवाहिकीन से बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, वो छोटी बच्चियां उनके सामने थी और वो ये बात मान रही थी कि ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी हुकूमत ने हमारे साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया है। आज से पहले ज़बानी कलामी उन्होंने कहा कि बातें होती आई हैं। सो आपको लगता है कि इसके तमाम TORs पर जो भी मुआहदे के अंदर चीजें तय पाई हैं अमल हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आते, इनके साथ वादा करते, इनके साथ जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो रिटन में होती। पर अगर इनकी लाशों के साथ ये बेहरमती नहीं की जाती और सही टाइम पर ये वहाँ पर पहुँच जाते, तो कितने दुख और दर्द से जो वहाँ के लोग गुजरे हैं उनका बचाव हो जाता था। चले, मैं आ जाती हूँ फारूक साहब, आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बारी पे। मैं तो खुद उनसे ही पूछ रही हूँ कि जो कह रहे हैं कि जी उनको मना किया गया या तो इसलिए नहीं जाते वहां पर, ये कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये क्योंकि ये बहुत चीजें सोशल मीडिया पे इस किस्म की चल रही हैं, सो हमारे पास जब तक कोई एविडेंस नहीं हो तो आई थिंक नेशनल टेलीविजन पे हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तालपुर साहब, बात तो जो हर जगह चल रही है वो तो हमें नेशनल टेलीविजन पे जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी गलत बात तो कर नहीं चल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी फैमिली में इनकी डेथ हुई, वो किसी जनाजे में गए
इनके अपने करीबी दोस्तों की हुई, इनके एडवाइजर्स की हुई वाइल देवर इन पावर, इनके एमपीएस की हुई, तो ये तो शहर में होते हुए 2 किलोमीटर दूर से भी खुद नहीं जाते, अपने किसी न किसी को भेज देते हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी जितने हुए तो वो सब सामने, तो हमें खान साहब ही बता दें या जो बैठे यही बता देते कौन सा जादू टूना है जो टूट जाता है या खराब हो जाता है, कौन से पीर या पीढ़ी ने इनको मना किया हुआ है। अगर ये उस जनाजे में पहले चले जाते, इस तजलील से उनको बचाते, इस बेहुरमती से उनकी लाशों को बचाते, तो क्या उसमें कोई बुराई थी? या हमने कसम खाई हुई है हर किसी के साथ ज्यादतियां करने की, हर किसी के इस किस्म की बातें करने की? जिद क्या थी? तो क्या था? आप उसी दिन अर्तुगल के सारे फैन क्लब के साथ आप मिल सकते हैं, आप चौधरी ब्रादरान के साथ जा सकते हैं, पर जहां पर आपको जाने की जरूरत है, शदीद अहद जरूरत है, वहां पर आप नहीं जाते। तो मुझे कोई और फिर बता दे कि उसका रीजन क्या था, वो जिद किस चीज की थी। क्योंकि आपने देखा है, आई एम श्योर सादी, यू फॉलोइंग ट्विटर एंड यू फॉलोइंग सोशल मीडिया, क्या बातें प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए की जा रही हैं, तो मुझे तो खुद बड़ा दुख और अफसोस होता है, शर्म आती है कि मेरे एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई सेड ऑब्वियसली कि ये न्यूज़ जो हैं वो हम देखते आए हैं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देखते आए हैं। चलिए, मैं फारूक हबीब साहब, ये इन चीज़ों में पड़े बगैर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ऑब्वियसली ओवर द डेकेड्स हमने उनकी जो परसिक्यूशन इस कम्युनिटी की देखी है, इस चीज़ पे आपको यकीन है कि उनके साथ जो आज वायदे हुए हैं, पहली बार तहरीरी मुआहदा हुआ है, उस पर आप लोग अमल दरामद को यकीनी बना पाएंगे? देखें, बात यह है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ तो बेशुमार बार जो है वो जुल्म हुआ, और ये को उसका तसलसल है, ये पहली बार नहीं हुआ। यकीनन अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, 2.5 साल की बात करूं जो हमारी हुकूमत के दौरान है, तो उन वाक़यात के अंदर जो है वो कमी आई। बारहा बार जो है वो हम इस चीज़ को कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर आपके इल्म में है कि वहाँ पर भारत ने दहशत गर्दी के बीज बोए हैं, वहाँ पर सेक्टेरियन जो है वो किलिंग्स के हवाले से इकदामात जो हैं वो भारत की जानिब से हुए। उस साजिश को भी जो है वो हम बेनकाब करते रहे हैं और वो सामने भी रखते रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयों को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एप्रीहेंड भी किया है, उनको रोका भी है। आपके इल्म में होगा कि एक हमारे कराची के अंदर एक सेक्टेरियन किलिंग हुई सुन्नी रहनुमा की, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामलात होने लगे जिनको रोका गया, वक्त पे रोका गया। अब ये एक मामला आया, इस मामले के ऊपर जो है मौलाना आदिल वाला मामला आया, उसके बाद जो है अब ये वाला मामला हुआ। देखें, इसके ऊपर पहले भी जो है वो कमीशन बना, कमीशन बनने के बाद उसकी रिपोर्ट भी आई PMLN के दौर के अंदर कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो अमल दरामद वहां पर प्रॉपरली नहीं हो रहा था। तो मैं ये समझता हूं कि उसके बाद वजीर आज़म इमरान खान साहब ने, आपके इल्म में है कि जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके मुस्तकिल जो है वो इजलास होते हैं, और जो हमें बैरूनी हमें हाथ से हमें खतरा है, उस खतरे को भी जो है वो जांचा जाता है, उसके हवाले से लाहेअमल इख्तियार किया जाता है, उसको रोका जाता है। आपके इल्म में है कि ये हमारा पोरस बॉर्डर्स हैं यहाँ पर। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह बात को पेश किया जा रहा है, ये मामलात जो हैं वो किसी की सियासत के नजर नहीं है, किसी के स्कोर बराबर करने का मामला नहीं है, या अपना तासुब, अपना बुग़्ज़ टीवी के ऊपर बयान करने का नहीं है, ये उससे बड़ा मामला है। मैंने तो और आप देखें मैंने इसीलिए बात का आगाज ही यहाँ से किया था कि ये चले मामला खुश असलूबी से, फाहम तफहीम से, ऑब्वियसली उनके लवाहिकीन को बिठा कर तय पाया है, तो उनके साथ जो वादे हुए उस पर बस अमल हो जाए। आपने जी फरमाइए। देखें, आपने दुरुस्त कहा। देखें, मैटर क्या करता है? मैटर करते हैं वो लोग जो लवाहिकीन हैं, जिनके अपने बिछड़े हैं, वो चाहे इस वाक़े के अंदर बिछड़े हैं या पिछले मामलात के अंदर बिछड़े हैं, कि अगर वो मुतमिन हैं, वो वजीर आज़म से मुतमिन हैं, उन्होंने आज कोई एतराज नहीं किया, वो मुतमिन है, उसके बावजूद अगर उसके अलावा अगर किसी ने अपना सियासी स्कोर बराबर करना है, साथ जो वादे और बड़े मौके आएंगे। और खुदारा ये जिस किस्म की उन पर जो है वो अमल आप जाती हमले करते हैं, एक मिनट, इसमें सादिया, एक मिनट, बलूचिस्तान साहब ने खुद उनको एक मिनट जरा मुझे पाएंगे। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। फारूक हबीब साहब प्लीज मुकम्मल मुझे जरा दे लेने देना, मुझे जरा जवाब दे लेने दें। एक मिनट, मुझे जवाब। देखें, जिस किस्म के जाती किस्म के हमले किए जाते हैं, इल्जाम तराशियां की जाती हैं, तोहमत लगाई जाती हैं, ये मैं समझता हूं कि इस किस्म के ये मौके नहीं है, ना ये आपको जो है वो ऐसी चीजें जेब देती हैं। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मैं जरदारी साहब के मुतल्लिक कर सकता हूं, फरयाल तालपुर के मुतालिक कर सकता हूं, बहुत सारे लोगों के मुतालिक कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मौका नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो हर आंख अश्कबार है, लोग गमज़दा हैं। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं?
सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कही हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि उस कही गई या लिखी गई हर चीज़ के अंदर सदाकत हो। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑब्वियसली, जब आप टीवी पर बैठकर बात करते हैं या सोशल मीडिया पर बैठकर या ट्विटर पर या फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं। मैंने इसीलिए बात वहाँ पर कर दी थी। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मौजूआत की तरफ बढ़ेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जो भी पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, 11 जमातें इसमें उनका इत्तेहाद है। मेन जो चीज़ थी या जिस पे हमने उस वक्त भी बात की थी कि बीबी की बरसी के मौके पर साबिक सदर आसिफ जरदारी का जो खिताब था, उसमें जहाँ पे उन्होंने बहुत से लोगों को और स्पेशली हुकूमत को मैसेज दिए, वहाँ पर असल पैगाम जो दिया वो पीडीएम में शामिल अपने साथ दीगर जमातों को दिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम जमातें मिलकर चलें, लेकिन हम एक दूसरे को मत बताएं कि हमें क्या करना है। उन्होंने दीगर जमातों को कहा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी होगी, तरीका कार तब्दील करना होगा, हमसे सीखें आप, हमारी सुने आप। तो लगता यह है मलिक अहमद खान साहब कि अब वाकई वो जो कहा जाता था ना कि एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी साहब की बात, पीपल्स पार्टी की बात आप लोगों ने भी मान ली और फाइनली ज़िमनी इलेक्शन में आप लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। और बल्कि सिंध की जो 3 सूबाई नशिस्तें हैं वहां पर तो आप लोग पीपल्स पार्टी की फेवर में अपने कैंडिडेट्स भी नहीं खड़े कर रहे। जी देखिए सर, आप ये इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब आप किसी अलायंस में बैठे होते हैं तो इत्तेहाद की जब बात होती है तो उसमें फिर एक दूसरे की राय का एहतराम करना पड़ता है। और जब तक ये फैसला मुत्तफिका तौर पे नहीं हो जाता कि इस हुकूमत को गिराने के लिए कौन सा तरीकाकार अवलीन हिस्से को तैयार करेगा, क्या आप प्रोटेस्ट की शक्ल ऐसी होगी जिसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने जत्था राज और ये जो थी जो पीटीआई ने की इस्लामाबाद पे यलगार करने की, इन सब की एक पोजीशन है, मुस्लिम लीग की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है। तो ख्याल ये था कि वेदर इट इज ऑर्डर ऑफ द डे क्या ही किया जाए या ये किया जाए कि बिल्कुल पूरे सिस्टम को क्लैप्स कर दिया जाए और इसमें तमाम इस्तीफे दे दिए जाए, सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेजेस को तोड़ दिया जाए। तो उस पर फिर क्योंकि मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें वहाँ बैठी हैं और उनकी अपनी अपनी राय है, और अगर मुत्तफिका तौर पे कोई फैसला करना होगा तो ऑब्वियसली सबकी इत्तफाक़ राय जरूर होगी। तो उसमें फॉर द टाइम बीइंग अगर एक पोजीशन पीपल्स पार्टी की है तो हमें उसका एहतराम है। और बिल्कुल सही है, जब तक चलिए अच्छी बात है, आप लोगों ने मान भी लिया। ये चीज पहले भी कही जा रही थी और सेनेट के हवाले से भी शायद आप लोग यही ऐलान करें कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इससे हुकूमत को आप किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं? आप तो हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे हैं, आपने उनको डेडलाइन दे रखी है 31 जनवरी की, वजीर आजम रिजाइन कर दें। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग कि हुकूमत जो है ये इनमें से किसी एक चीज को भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये जब भी फैसला होगा मुत्तफिका होगा। देखिए ना, एक तो हुकूमत की कोई मॉरल अथॉरिटी तो है कोई, हुकूमत के मुतल्लिक इनकी जो इलेक्शन से लेके आज तक की जो हैसियत है उसके ऊपर सबका एतराज है। फिर उसके बाद ये भी इनकी डिलीवरेंस बिल्कुल एब्सोल्युटली अवामी तकलीफ का बाइस है। ये गवर्नेंस का जो मॉडल है, इस हाइब्रिड किस्म के रजीम में हुआ क्या है, लोगों की तकलीफ ही बढ़ी है और तो कुछ नहीं हुआ। और उसका अंदाजा आप इस एक इंसिडेंट से भी कर सकती हैं कि जो काम एक दिन में किया जा सकता था उसको करने के लिए 6 दिन उन मैयतों की बेहरमती पर आपने दुरुस्त कहा। इससे बेहतर कोई और बात कोई नहीं की जा सकती कि इसका नतीजा क्या निकला, मैयतों की बेहरमती की और 6 दिन वज़ीर आज़म के फैसले ने की। और इसके साथ अगर आप देख लें कि इस गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसमें आप अभी रिसेंटली चाहे इनका ऊपर मामला था पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स खरीदने का, उस पर जब डिले किया तो किस हद तक हो रहा है। सो यू नेम इट एंड यू लिस्ट इट, आप एक एक करके बात कर लीजिए, इन्फ्लेशन की कर लें, मईशत की कर लें। तो ये गवर्नमेंट तो ऑपोजिशन की जो एक कलेक्टिवली मेड डिसीजन की किसी एक उस एक्टिविटी को बर्दाश्त करने की इनके अंदर सख्त नहीं होगी और ये आपको वक्त साबित करेगा।
और ये किसी वक्त भी जब ये मुतफिका फैसला ऑपोजिशन करती है अभी तो ये ऐलान किया है। चलिए, मुत्तफिक का फैसला है, बिल्कुल हक है, आप लोगों का एहतजाज करना भी हक है, और ऑब्वियसली अगर ज़मीनी इलेक्शन के अंदर या सेनेट में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तमाम सियासी जमातें, उनका हक है। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, सवाल वही मैं जो मलिक अहमद खान साहब से भी जानना चाह रही थी कि चलें पीपल्स पार्टी ने तो फैसला कर लिया और उसी चीज़ पर आपने दीगर जमातों को भी मनवा लिया उनसे ये फैसला, और सेनेट के हवाले से भी शायद हम यही सुन रहे हों कि PDM ने फैसला कर लिया है, बाकी जमातों ने भी फैसला कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन में भी शिरकत करेंगे। लेकिन ये हुकूमत को किस तरीके से आप घर भेजेंगे? हुकूमत को अगर आपने घर भेजना होता, या जो आप कहते थे कि भाई हम तो सिंध की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी दे देंगे, वहाँ की हुकूमत भी छोड़ देंगे, नेशनल असेंबली से भी जो है वो इस्तीफे आ जाएंगे, लेकिन इस्तीफे तो नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली सिस्टम का मजीद हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, तो उससे कैसे ये हुकूमत जाएगी? या जो तरीका पार्लिमानी तरीका होता, आईनी तरीका होता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता, तहरीक अदम एतमाद लेकर आते आप वजीर आजम के खिलाफ, वो तो किया नहीं आपने। सबसे पहली बात तो हमने कोई फैसला नहीं किया था। हम पहले दिन आके धरने भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्तीफे भी दे देंगे, हुकूमत भी दे देंगे। हम हर वो चीज़ करने को तैयार हैं, और हम हर वो चीज़ करेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें ना सिंध की हुकूमत प्यारी है, ना हमें असेंबली प्यारी। हमारा सबसे पहला एक ही मोटो है कि हमें इस करप्ट न्याजी से इस मुल्क की जान छुड़वानी है, जो कि ना कि सिर्फ करप्ट है, उसके साथ साथ ना अहल भी था, सिलेक्टिव भी था, और पता चला अब कि कितना जालिमी है, बेहिस है, कोई दिल नहीं रखता। तो ये सारी चीजें हम लेके चल रहे हैं। हमारा पहला फेज हुआ, हमारा पहला फेज था ये कि हम जलसे करेंगे। आपने देखा किस तरह जलसे हुए, किस तरह अवाम ने आके बताया कि वो इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। जो बेचारे 3 वक्त का खाना खाते थे उनको 1 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। जो आपकी लाइफ सेविंग मेडिसिन थी, जो ड्रग्स आप यूज करते हैं जान बचाने को, 92 आइटम्स की हमने कीमतें 250% बढ़ा दी है। तो ये तो मारना ही चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई वी से दे आर वर्स देन कोविड-18 इज वर्स देन कोविड-19। तो हमारा ये फर्स्ट फेज था। अभी आप देखिएगा, पहले तो उनके एक ही बात थी ना कि बस ये PDM साथ चलेगी नहीं, नवाज और पीपल्स पार्टी मिलकर चल नहीं सकेंगे। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, बात का बहुत अभी एक डिफरेंस आ गया। मैं मानता हूँ कि एक टाइम था जब पार्टी और नून लीग आपस में नहीं थे। अब एक उनका एतमाद की फिजा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, मरीम नवाज साहिबा की। तो हम हर चीज में इसी तरह एक्सेल करेंगे, एंड यू विल सी हाउ दे विल गो वी। अब बुखलाहट का शिकार तो हो गया ना, आपने देखा। बट आज ओके, यू वांट टू सेंड प्राइम, जी ठीक है, यू वांट टू सेंड हिम होम, बट आज जो वजीर आजम ने कहा कि आप लोग ये जो दबाव है उन पर नहीं डाल रहे, उन्होंने तो कहा है कि जी ये इनका मोटिव है, ये लेकर चल रहे हैं, इसलिए दबाव डाल रहे हैं। जो बात मैं करता था वो आपका सामने आगे। मैंने कहा था कि इमरान खान को उससे पहले के पाकिस्तान की अवाम आके PM हाउस से बाहर निकाले, इनको जो लाए हैं वही इनको बाहर निकाल देंगे घसीट के, क्योंकि इन्होंने जो इस मुल्क का हशर कर दिया है वो हम सबके सामने है, चाहे किसी भी एंगल से आप बात करें, इकोनॉमी के हिसाब से या आम लोग की वजह से। तो अब वो खुद इनसे तंग आ गए हैं। अब उन्होंने शायद इशारा कर दिया है कंसर्न लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को कि इधर बकअप और यू लीव द हाउस एंड यू गो अवे। तो अब वो खान साहब बात खुद अपने मुंह से कह रहे हैं जो हम पहले से कह रहे थे। अच्छा ओके, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इस चीज का एहसास हो गया। फरूख हबीब साहब, प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, और तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं कि जी खुद वजीर आजम साहब को इस चीज समझ में आ गई है। देखिए, बात ये है कि जो हकीकत है वो तो ये है कि पीडीएम खुद जो है वो तितर बितर हो चुकी है। ये खुद एक पेज के ऊपर नहीं है। ये खुद जो है वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट से, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डिवीजन मूवमेंट बन चुके हैं। आप देखें कि मौलाना जो है वो गड़ी खुदा बख्श के जलसे के ऊपर उन्होंने जाना जो है वो इनको इस काबिल ही नहीं समझा, और ये इन्होंने फिर मौलाना के जलसे में बन्नू जाना काबिल नहीं समझा। मौलाना साहब ने पिछले लॉन्ग मार्च की तरह जो है वो दाएं मुड़ के देखा तो पीपल्स पार्टी गायब थी सीढ़ी लेके, बाएं देखा तो नून लीग जो है वो कंटेनर से बावर्ची लेके गायब थी। अब भी वो जो है वो अकेले मैदान के अंदर जो है वो रह गए हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, दोनों जमातें नजर नहीं आ रही। लाहे अमल इन्होंने क्या इख्तियार करना था, अभी भी कह रहे हैं ये करेंगे। इन्होंने तो अपने तमाम पत्ते जो है वो शो कर दिए थे, रिजाइन देने जा रहे थे। ये तो इन असम्बलियों में बैठना नहीं चाह रहे थे, कहते थे रिजाइन देंगे हुकूमत फारिग हो जाएगी, इतना दबाव पड़ेगा। अब वो जो 2 रिजाइन सामने आए थे उन 2 रिजाइनों पर इनकी हवा निकल गई कि मरियम बीबी कहती रही है जाए जाके कबूल करवाएं, इनका बंदे ही नहीं गए, वो जाके मिन्नत समाजत करके अपने इस्तीफे वापस लेने की बात करते रहे। जहां तक
हमें जो बार बार कहते हैं, जो कारकर्दगी की बात कहते हैं, देखें जब ये कारकर्दगी की बात करते हैं तो मुझे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जब कारकर्दगी की बात करती है या इमरान खान को करप्ट कहते हैं, मुझे ये क़यामत की निशानियां लगती हैं कि आप भाई पीपल्स पार्टी के 12 साल से मुसलसल सिंध में आपकी हुकूमत है, 14 अरब रुपए का आपका वहां पर जो है वो गंदम का स्कैंडल है, कराची से 250 अरब रुपए आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, कराची कूड़े का ढेर है, गंदा पानी वहां पर है, जो कराची की हालत है वो आपके सामने है, अदालत को बयान देना पड़ता है, डाइन 7 घर छोड़ देती है, लाड़काना की हालत जो देखी, अरबों रुपए वहां पर खा गए, वहां पर कुत्ता काट जाए तो वहां पर टीका लगाने की वैक्सीनेशन वहां पर मौजूद नहीं है, सिंध के अंदर बगैर रिश्वत के किसी का कोई काम नहीं होता। आप ये देखें कि जो एसोसिएशन है आबाद जो बिल्डर्स की है, वो ये कहते हैं कि पंजाब में 624 कंस्ट्रक्शन के मंसूबे पास हो गए, वहां पर जो है वो 19 मंसूबे सिंध में पास हुए, क्योंकि जब तक करोड़ 2 करोड़ रुपया फाइल को देकर पहिए नहीं लगाएंगे काम आगे नहीं चलेगा। करप्शन के केसेस, एक ओमनी ग्रुप की कंपनी थी, 11 ओमनी ग्रुप की शुगर मिलें हो गई, आसिफ अली जरदारी की शुगर मिल को गन्ना मिलेगा और किसी को गन्ना नहीं मिलेगा, ये तो इनका आलम है। ये जो है वो तो मैं समझता हूं कि जब ये करप्शन की बातें किसी और पे इल्जाम लगाते हैं तो ये तो इसी तरह है कि जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात करते हैं। हमें मुल्क जिस हालत में मिला था, आज हमने मैशियत चला दी, आज रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स में एक महीने में 18% इजाफा हुआ, 6 माह से मुसलसल जो है 2 अरब से जायद जो है वो रेमिटेंसेज आ रही हैं, यानी रेमिटेंसेज जो है वो 6 माह के अंदर जो है 16 अरब डॉलर रेमिटेंसेज पाकिस्तान में आ गई, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हाउसिंग का सेक्टर चल गया, कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है, एक चीज तो देखें, कार्ड आ रहा है, ये क्या हर चीज जो है वो इतनी हंकी डोरी भी नहीं है, तमाम जिस तरीके से आप लोग बयान करते हैं। अगर इतनी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस होती तो आप इस चीज से तो इत्तेफाक करेंगे ना कि ये पीडीएम जो कुछ मर्जी कर लेती, जितने मर्जी दिन धरने और एहतजाज और सड़कों पर आ जाती, आवाम को परवाह ही ना होती। वो जो आप कहते हैं ना चंद 100 आवाम निकल आई, वो भी ना निकलती फिर अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती। आज देख लें चीनी की कीमत वापस कहां चली गई, एक महीने के अंदर जो पीएम साहब ने ट्वीट्स किए कि जी कीमत 81 पे ले आए हैं, वो वापस 95 और 100 टच कर रही है। सादिया उसकी हकीकत है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। देखें मामला ये है कि आज जो गन्ने की कीमत जो किसान को अदा हो रही है, गन्ने की जो हुकूमत का रेट है वो 200 रुपए मुकर्रर किया हुआ है। पीएमएलएन के दौर में 180 रुपए गन्ने की कीमत होती थी, लेकिन कभी किसान को, आप किसी किसान को टेलीफोन में ला के देख लें, कभी 120 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं मिलती थी। इनकी अपनी शुगर मिलें नहीं देती थी, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल। आज किसान को जो है वो 250 रुपए, 260 रुपए, 270 रुपए गन्ने की जो है वो कीमत मिल रही है। किसान भी तो खुशहाल हो रहा है ना। पाकिस्तान की जो मैशियत है उसका 70% हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा जो है वादे हिस्सा वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जो माफिया है उसको पहली बार हमने हाथ डाला है। 1 साल के अंदर देखें ना, 26 अरब रुपया तो शायद खाकान अब्बासी ने 1 साल के अंदर सब्सिडी दे दी थी। इसी तरीके से 4 अरब की सब्सिडी इन्होंने पकड़ के जो है वो मुराद अली शाह ने, जो लोग मशवरे देते हैं उनका भी बड़ा अमल दखल है। ये चीनी का मामला बड़ी सिंपल सी चीज थी, उसको आप लोगों ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। पीएम साहब को खुद ट्वीट्स करने पड़े, 81 पे कीमत आई, उसमें आप लोगों ने किया क्या? पता नहीं किस अक्लमंद, फारूक साहब सुन लीजिए ना, पता नहीं किस अक्लमंद ने आप लोगों को मशवरा ये दिया कि गन्ना अगर तैयार जो है वो 30 नवंबर को होता है, तो आपको मशवरा ये दिया गया कि भाई उसकी क्रशिंग जो है 15-20 दिन पहले ही शुरू कर दें। जब गन्ना तैयार ही नहीं होता, उससे क्या हुआ कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख टन जो है ना वो चीनी से आपका मुल्क महरूम हो गया। वो रिकवरी ऑब्वियसली इंतहाई कम हुई। गन्ने की तैयारी से पहले ही आप लोगों ने 15-20 दिन पहले जो है वो कर दिया, कीमत उससे बढ़ गई। एक मिनट ये चीजें तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये तो आप अपनी इंडस्ट्रीज के वजीर से पूछें। एक मिनट, ये बात पता नहीं आपको किस साइंसदान ने बता दी है पकड़ के। आप ये भी देखें कि जो गंदम है, चले, वो किसान अगर मैं भी गन्ना काट ये मैं आपको एक बात बताऊं फारूक साहब, बजाय इसके कि आप किसी एंकर से सवाल ये करें, आप वो जो शुगर मिल्स एसोसिएशन ने आज वजीर आजम को खुद खत लिखा है और उसमें ये बात की है ना, आप शुगर मिल एसोसिएशन, बजाय मैं उनके खत की ही बात कर रहा हूं, सुन लेना, उनके खत की ही बात कर रहा हूं, सुन लें। उनके खत की ही बात को अगर आप ले लें तो माजी में यह होता रहा है कि शुगर मिलें लेट चलती थी। आपको यह भी अंदाजा होना चाहिए कि जब किसान के गन्ने की फसल खड़ी रहती है तो गन्ने का वजन भी कम हो जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ये बात नहीं लिखी शुगर मिल एसोसिएशन ने कि जब वो गन्ना अगर उस टाइम पे लेट चलती थी मिल्स, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि गन्ने की तैयारी से और गन्ने के पकने से पहले आप क्रशिंग शुरू करवा दें।
ये भी देख लीजिए। और ये आपके हमाद अजहर साहब इंडस्ट्रीज के वजीर ने ये मशवरा दिया था। नॉर्मली नवंबर के महीने में आप लोगों ने 20 दिन पहले शुरू करवा दी। देखें ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। वो कहते हैं 20 नवंबर को होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट ने 10 नवंबर का कहा। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जहां पर गन्ना पहले तैयार हो जाता है हमारी साउथ वाली साइड के ऊपर, वहां पर जो है वो शुगर मिलों ने काम शुरू कर दिया था। ये तो एक एक्सक्यूज है जो उनकी जानिब से पेश किया जा रहा है कीमतों को बढ़ाने के हवाले से, लेकिन उसके अंदर भी हम तवाज़ुन पैदा करेंगे। बढ़ गई, जहां आप बैठे हुए हैं 88 पे आ गई। बाकी जगहों पे कराची में, लाहौर में देख लें, वहां पे 95 क्रॉस करिए। मलिक अहमद खान साहब, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये जो चीनी के मामले पे हम बात कर रहे हैं, या फिर मैं अगला सवाल आपसे कर लूं? अगर आपने कोई कमेंट इस पे करना है तो प्लीज। देखिए, जो सर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको इस चीज का ये हमेशा एक, जब भी आप अपनी शुगर पॉलिसी देते हैं तो उसमें उनकी इनपुट होती है। और ये अगर आप कुछ ऐसी बात जो अभी फरूख कह रहे हैं कि ये 10 दिन पहले करने से उसके वेट का और उसके, तो ये सारी बातें ठीक है, उसका कंटेंट सपोर्ट सब मैटर करता है। लेकिन पॉलिसी देखे ना, गवर्नमेंट की वीट पॉलिसी नतीजा क्या हुआ? गंदम आज 2700 रुपए मन आपको आटा मिलता है। वीट शुगर पॉलिसी, चीनी की कीमत कहाँ पहुंच गई? पॉलिसी आप अपना सारा जो उसका बेनिफिट है अपने कंज्यूमर तक ट्रांसफर ही नहीं कर पाए। और एक दफा अगर आपने कीमत कम की भी तो नतीजे का निकला दूसरे दिन आपको वो बढ़ानी पड़ी और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेरिंग। अच्छा, आप कहते हैं कि जी माफिया पे हाथ डाले, उन माफिया ने तो बेनिफिट किए। वो कौन सी, जैसे फरूख आपसे कह रहे थे कि वो इस साइंसदान ने आपको बता दिया, तो हमें काइंडली उस मोहतरम साइंसदान का नाम बता दें कि जो रिफॉर्म के नतीजे में लोगों की तकलीफ को बढ़ाने की बात करके आपको बता रहा है। यानी आप कैसी पॉलिसीज दे रहे हैं जो कि करंट पॉलिसीज हैं, उनका आपकी पिछली पॉलिसी और आपकी नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने एक साल में वो जो करना है वो आप उसके नतीजे में जो है बड़ा नुकसान लोगों का कर रहे हैं। आप गरीब आदमी की तो देखिए ना, अभी फरूख कह रहे थे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बुनियादी मसला उनका भी है, जो लोग उससे मुंसलिक हैं और जो खुद उसके उनकी लेबर जो है वो भी उसी का हिस्सा है। तो वो गरीब आदमी जो 100 रुपए की किलो चीनी लेता होगा, तो उसके मुतालिक भी सोच के मुझे बताएंगे क्या हाल होगा उसका गरीब का। ये बेसिकली एक बड़ी एक चलिए, महंगाई है, इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत जो है वो इस पे बजाय कि कुछ एक्सक्यूजेस दे या कुछ और हाथ पेश करे, इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि महंगाई इस आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, खुद हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि ये सेनेट इलेक्शन जो है वो पहले हो जाए, मार्च से पहले ही करा दें, फरवरी में करवा दें। वज़ीर आज़म साहब के इस ऐलान के बाद शायद इस पर थोड़ी सी एक हाइप क्रिएट हुई, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो ये कोई बड़ा इशू है नहीं। 15-20 दिन पहले एक बड़ा रूटीन मैटर होता है, सेनेट इलेक्शन माजी में भी होते आए हैं। लेकिन इसमें दूसरी जो बड़ी चीज़ थी वो ये था कि ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। अब आपका का आर्टिकल 226 जो है वो सीक्रेट बैलेट की बात करता है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा इसमें उन्होंने कहा कि जी सीक्रेट बैलेटिंग होगी, और अगर जब तक आप आईनी तरमीम नहीं लाते तो ये पॉसिबल नहीं है। हुकूमत बहरहाल चली गई सुप्रीम कोर्ट उनकी ओपिनियन लेने के लिए। तैमूर तारपुर साहब, तमाम सूबों से अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। पंजाब और केपीके ने तो ओपन बैलेट की हिमायत में अपना जवाब जो है जमा करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आप सिंध हुकूमत के ऑब्वियसली तर्जुमान भी हैं, तो ये सिंध हुकूमत के हवाले से भी ज़रा बता दें कि आप लोग क्या जवाब जमा करवा रहे हैं। सीक्रेट बैलेट आप लोग भी माजी में बात करते रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, सो अब क्या आप इसके हामी होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से चलती है और कानून की बालादस्ती में भरोसा रखती है। जो कानून कहता है उसके मुताबिक ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट ही होगा, हैंड शो रेज ऑफ हैंड नहीं हो सकता, तो इसको कर नहीं सकती। दूसरी बात, ये अहमक मेरे दोस्त पता नहीं क्यों समझते नहीं है
कि आपके जो सेनेट का वोट होता है उसमें आपको कोई एक इंसान को किसी को वोट नहीं देना, उसमें आपकी चॉइसेस हैं, आप नंबर 1 पे किसको दे रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3, तो आपके वहां पे खड़े होकर एक एक बंदा 5-5 बार वोट देगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड यू सी ये कोर्ट में भी है, तो कोर्ट में ऑल्सो इज गोइंग टू नल एंड वॉइड कर देंगे इसकी बात को। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इलेक्शन ऐसे ही होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये क्यों इस तरह करने चाह रहे हैं। इनके जो एमपीएस हैं, इनके जो एमएनएस हैं, वो इनसे इतना तंग आ चुके हैं कि वो हमारे साथ राब्ते में है। दे आर नॉट गोइंग टू वोट। आप देखिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नंबर ऑफ सीट्स उठानी है, अच्छा, उनसे ज्यादा सीटें उठाएगी, और जो इनको उठानी है उससे कम उठाएंगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं रोज इनको एमक्यूएम ब्लैकमेल कर रही है, रोज इनके तो इनको खौफ है कि इनके एमएनएस और एमपीएस जो हैं वो आप लोगों से राब्ते में हैं और वो वोट आप लोगों के कैंडिडेट्स को कर देंगे, इसलिए ये चाह रहे हैं ओपन बैलेट हो। और इसलिए नहीं कर रहे कि उनको कोई पैसे या रिश्वत का कोई, वो ये कह रहे हैं कि हम इतना तंग आ गए हैं अपने ही प्राइम मिनिस्टर से कि अब हम समझते हैं कि हम इनको सपोर्ट ना करें तो बेहतर है। और मेरे भाई अभी बात कर रहे थे करप्शन के बारे में पीपल्स पार्टी की। बट ओपन बैलेट तो आप लोग खुद चाहते थे, दोनों जमातें, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी। आप लोगों का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पॉइंट नंबर 23 वो यही कहता है। आप लोगों ने इस पे अग्री किया था कि करप्शन खत्म करने के लिए, फ्लोर कॉस्टिंग खत्म करने के लिए ये हमें ओपन बैलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमने ये कहा था तो उन्होंने हमारी बात क्यों नहीं मानी। और अब हम कोई भी वो चीज नहीं मानेंगे जिसमें इनका फायदा होगा। हम वही चीज करेंगे जिसमें पीटीआई का नुकसान होगा। ताकि जरा फैक्ट्स देखें। आप जरा 1 मिनट दीजिएगा तो मैं जरा बात करूं। मेरे भाई ने बात की पीपल्स पार्टी की करप्शन की, तो मैं वैसे तालपुर साहब आपको एक बात बताऊं, तैमूर तालपुर साहब, सप्लीमेंट्री एक जुमला प्लीज मेरी अर्ज सुन लीजिए कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इन्होंने क्यों नहीं किया था 2014 में जब ये धरना दे रहे थे, जो ऑब्वियसली बड़ा गलत था। आप लोग जाके पार्लियामान में पीएमएलएन के साथ थे कि जमहूरी वजीर आजम को नहीं हटा सकते। उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त के वजीर आजम साहब ने ये कोशिश की कि आईनी तरमीम आए, ये ओपन बैलेट हो। ये लोग बाहर थे, इन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ये चीज आती है तो हम जाएंगे, हम इस चीज की हिमायत करेंगे। उस टाइम पे आप लोगों ने अग्री नहीं किया था, उस टाइम पे एमक्यूएम ने अग्री नहीं किया था, आपको याद है? उस टाइम में और इस टाइम ये फर्क है कि उस टाइम पे एक अलग सीनियर था। अभी एक ही कोशिश है, एक ही मोटो है कि हमें इमरान खान से जान छुड़ानी है हर हाल में। और हमें पता है कि अगर ये बैलेट होगा तो इनका फायदा होगा, लिहाजा वी विल डू व्हाट इज गोइंग एंटी देम। और सिर्फ अगर मुझे आप 1 मिनट और दे दें, मेरे भाई ने बात की थी करप्शन की, तो जो पाकिस्तान की मईशत है उसका जरा आप हिसाब तो आप गैर जमहूरी बात कर रहे हैं, बीच में ना बात करें, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। 70 साल जो है ना जो हुकूमतें चली, उसमें नून लीग आई, डिक्टेटर्स आए, पीपल्स पार्टी आई, तो इस मुल्क का जो खसारा था वो 23 ट्रिलियन था। 70 साल की करप्शन का इसको आप नाअहली कहें। अभी पिछले 2.5 साल के अंदर 43 ट्रिलियन हो गया, इट हैज डबल्ड। तो ये होती है करप्शन। और करप्शन का कौन बताता है? व्हाट डज एमनेस्टी इंटरनेशनल से? नवाज शरीफ साहब के टाइम पे 117वें नंबर पे था पाकिस्तान इन द मोस्ट करप्ट नेशंस। आज पाकिस्तान 120th नंबर पे है। तो यू कैन सी हु इज करप्ट एंड हु वाज नॉट करप्ट। आपने कहा था कि जब मैं कभी एमनेस्टी दूंगा किसी को तो मैं बहुत बड़ा डाकू हूं, अगर जो लेगा वो चोर होगा। तो डाकू कौन हुआ और चोर कौन हुआ? किसने एमनेस्टी दी और किसकी बहन ने एमनेस्टी दी? तो ये सारी बातें अवाम के सामने है। आपने कहा था डॉलर 1 सेंट बढ़ते हैं तो कितने करोड़ों अरबों का फायदा होता है प्राइम मिनिस्टर की जेब में। तो प्राइम मिनिस्टर की जेब फटने वाली होगी, बैंक बैलेंसेस कंट्रोल से बाहर होंगे। तो ये सारी चीजें अवाम के सामने हैं, ये चीजें अवाम देख रही है। आप उनको और बेवकूफ नहीं कर सकते। एवरीबॉडी नोज दैट हु द रियल ब्लंडर्स आर। एक तो करप्ट, ऊपर से नाअहल, ऊपर से बेहिस और बेरहम। तो ये चीजें कोई इतनी आसानी से आपकी अवाम हजम नहीं करेगी। आज जब इनके एमपीएस हमारे साथ बैठते हैं, जो बातें करते हैं ना, तो मेरा दिल खुश होता है कि शुक्र है अल्लाह का कि उनको समझ आ गई कि कौन सामने है। और मैं जरा ये जो बंदा 7 लाशों को रख सकता है, पॉइंट वेल टेकन, इतने दिन तक तो उसका क्या पॉइंट नोटेड। आपने जो बात की, मैं फारूक हबीब साहब से पहले जरा उसका जवाब ले लूं कि ये जो सीक्रेट बैलेट के हवाले से आपने जिक्र किया और ये कहा कि ये इसलिए करना चाह रही है पीटीआई फारूक साहब कि आपके एमपीएस और एमएनएस जो हैं वो खुद तंग हो गए हैं इस हुकूमत से, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से और उनके साथ राब्ते में। तैमूर तालपुर साहब इज नॉट द ओनली वन फ्रॉम अपोजिशन जो ये क्लेम कर रहे हैं। ये बड़े लोग जो हैं क्लेम करना शुरू हो गए पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के उनसे रवाबत है आपके लोगों के। देखें इनके पहले भी बहुत बड़े क्लेम होते थे। ये हवा में जितने मर्जी किले बना लें,
ख्वाब देखने में कौन सा को पैसे लगते हैं, मुझे आप ये बताएं। हम तो चाहते हैं ये ख्वाबों की दुनिया के अंदर रहें। इनका हकीकत क्या है? इनकी हकीकत ये है कि ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पे अदम एतमाद करते हैं। इनके अपने 14 लोग गायब हो जाते हैं, फिर बड़ी बड़ी आके तकरीरें करते हैं कि जी आज जमहूरियत का कत्लेआम हो गया, हमारी पीठ पे छुरा फूंका गया, हम कमीशन बना रहे हैं, हम उन काली भेड़ों को निकालेंगे। आज तक 14 लोगों को क्या निकालना भाई? आप तो 4 लोगों के नाम भी नहीं बता सके कि वो कौन लोग थे। आप ये बताएं ना कि वो लोग कहां गए। फिर लगता है पीपल्स पार्टी नून लीग ने एक दूसरे को एनआरओ दे दिया, या उस वक्त भी लगता है कि जिस तरह पीडीएम की ताबूत में पीपल्स पार्टी ने कील ठोका है, लगता है उस वक्त भी कोई ऐसा ही मामला होगा कि जरदारी साहब ने कोई और फैसला किया होगा, बाकी लोगों ने कोई और फैसला किया होगा। वो तो हकायक सामने नहीं आए। एफएटीएफ के बिल की बात आई, कहते इनको बड़ा शौक है, कहते हैं हमारे अरकान इनसे राब्ते में। 35 लोग गायब थे इनके वहां से जब बिल में वोट देने के मामले थे। इनकी अपनी क्यादत के ऊपर इनके लोग फैसला साजी के ऊपर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। इनके अपने 2 लोग, एक मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर के बड़े भाई हैं, जो डिप्टी स्पीकर थे इनके अब्बासी साहब, मुर्तजा अब्बासी साहब, उन्होंने इनकी अपनी बात नहीं मानी। ये तो 2 इनके मेन लीडर हैं जो बात इनकी अपनी मरियम की बात नहीं मान रहे, तो बाकी लोगों ने क्या बात माननी। और आपने सही कहा कि मिसाके जमहूरियत में इन्होंने ये तय किया था कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होगा। ये अब जो बातें कर रहे हैं ये क्या जमहूरी बातें कर रहे हैं, ये गैर जमहूरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम बड़े जमहूरी हैं। तैमूर तालपुर साहब, मलिक अहमद खान साहब, फरूख हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।